भूमि शिलान्यास होता क्या है? जैसे हर किसी चीज़ का एक बीजारोपण होता है, तो ऐसे ही हम अपने घर का एक बीजारोपण जो करते हैं उसको हम भूमि पूजन कहते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि जब हम शिलान्यास या कह लीजिए भूमि पूजन करने से पहले तो वास्तु के परिप्रेक्ष्य में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसमें दोनों ही परिप्रेक्ष्य होंगे। वास्तु का परिप्रेक्ष्य भी होगा, व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य भी होगा। व्यवहारिकता भी आपको इसलिए लेके चलनी पड़ेगी क्योंकि देखिए, वास्तु क्या करेगा, जब आपके पास तो नवरात्रे ही हो तो बहुत अच्छे दिन हैं, लेकिन ग्रहारंभ के लिए चैत्र मास को चिंता का कारक माना जाता है। ऐसे मास देखने पड़ेंगे हमें। दूसरा, भूमि शिलान्यास करते समय लोग मोस्टली कॉमन मिस्टेक्स ऐसी कौन सी कर देते हैं? देखिए, शिलान्यास करते समय बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक होता है एक सपना, अपने घर का सपना हर कोई देखता है, हर कोई चाहता है कि अपना घर हो। और उस घर को बनाने से पहले, भूमि की स्थापना करने से पहले कुछ ऐसी बातें होती है वास्तु से रिलेटेड जो हमें ध्यान रखनी चाहिए और हम जानते हुए भी उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहां हम समझेंगे भूमि शिलान्यास से पहले किन बातों का, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और इन्हीं चीज़ों को समझाने और बताने हमारे साथ वापस से जुड़े हैं अंकित जैन जी, जो कि वास्तु करते हैं, एस्ट्रो वास्तु करते हैं और स्वर विज्ञान के ज्ञाता हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपने घर की निर्माण करने से पहले इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नया दिन, नया टॉपिक। जी बिल्कुल। और आज हम बात करेंगे क्योंकि वास्तु में ना हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली जी, बहुत ज़्यादा कर लिए हैं। लेकिन हम आज करेंगे वापस से बैक टू बेसिक्स, जहाँ हम घर बनाने की बात तो कर चुके हैं, लेकिन घर बनाने से पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल होती हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि वास्तु के पर्सपेक्टिव से ये भूमि शिलान्यास होता क्या है? भूमि शिलान्यास, देखिए, बहुत सारे लोग उसको भूमि पूजन कहते हैं। जी, और चूंकि ये भारत धर्म प्रधान देश है, यहाँ पर हर काम के लिए पूजा। आप गाड़ी बिल्कुल लेके आए सही। हैं तो पूजा, आपने कोई नया मकान खरीदा, घर में कोई नई चीज़ आई, उसके लिए पूजा। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ भूमि पूजन का महत्व बहुत बड़ा अलग हो जाता है। अच्छा। भूमि पूजन, भूमि शिलान्यास, भूमि गर्भ विन्यास, ये सब जो कहते हैं, जैसे हर किसी चीज़ का एक बीजारोपण होता है, तो ऐसे ही हम अपने घर का एक बीजारोपण जो करते हैं उसको हम भूमि पूजन कहते हैं। अच्छा। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि आप देखिए, जैसा बीज होगा वैसी फसल होगी। जी। और किसी घर को जब आप बनाना शुरू करते हैं तो पहले के लोगों का, देखिए, एक बात होती थी, मैं इस बात को मैंने अनुभव किया अपने वास्तु के इस कैरियर में, कि भूमि पे जब भवन बनाना शुरू करते थे तो उनका एक उद्देश्य होता था कि इसमें कम लागत लगे, कम खर्च लगे। मेरे गुरु कहते हैं, वो कहते हैं कि समय, श्रम और संपदा जो बचाए, मतलब इसको आप मैनेजमेंट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, कोई विद्या कह सकते हो। हर विद्या का लक्ष्य क्या है? आपको अच्छी ऊर्जाओं को देना, आपकी मेहनत को, आपकी ऊर्जाओं को बचाना। बिल्कुल सही। तो गर्भ विन्यास हम सही समय में, श्रेष्ठ स्वर में, सही मुहूर्त पर और अच्छी भावना के साथ जब करते हैं तो हम उस पे भवन जो बनाते हैं वो भवन हमारे लिए ऊर्जावान हो सकता है। उसको कह सकते हैं कि वो अत्यधिक समय तक चलने वाला भवन हो सकता है, लॉन्ग लास्टिंग जिसको कहते हैं। और उसमें रहने वाले लोगों की सुख शांति समृद्धि की उसके अंदर हम मतलब इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि वो उसके अंदर उसको प्राप्त हो, प्रॉस्पेरिटी पूरी प्राप्त हो। तो गर्भ विन्यास एक बहुत विशेष क्रिया है और अगर वो सही तरीके से ना किए जाए तो उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत बार देखने में आता है, हम बहुत सारी जगहों पर देखते हैं। बहुत सारी जगहों पर देखा कि कोई भवन शुरू किया था फिर अधूरा रह गया, बिल्कुल बीच सही। में कोई अप्रिय घटना हो गई, आगे भवन का निर्माण कार्य नहीं कर पाए, या रिसोर्सेज खत्म हो गए, फंड्स नहीं बचे, पैसा नहीं बचा, जी। या व्यापारिक कोई नुकसान हानि हो गई, उस साइट पे कोई घटना दुर्घटना हो गई। तो ये सब घटनाएं दुर्घटना जब होती हैं जब उस पर कोई नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है। गर्भ विन्यास का उद्देश्य एक और भी होता है। गर्भ विन्यास कब किया जाएगा? जब भूमि शुद्ध होगी। बिल्कुल। पहले, उससे पहले भूमि की शुद्धि। अच्छा। देखिए, आप किसी जगह पे गए हैं, वहाँ पर दूसरी चीज़ों का प्रभाव है, दूसरी ऊर्जाओं का प्रभाव है, तब आप उसके ऊपर अगर गर्भ विन्यास कर देंगे तो वो चीज़ें वहीं की वहीं रह जाएंगी। बिल्कुल सही। तो उसका पहले क्या है कि पहले उस भूमि की शुद्धि करेंगे, उसकी थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ाएंगे, उसका थोड़ा जागरण करेंगे। हम उसके लिए भूमि जागरण मंत्र आदि का भी पाठ आदि उस पर कराते हैं। अच्छा। जाप पे अनुष्ठान चलाते हैं,
कई बार ज़्यादा नेगेटिव होती है तो पूरा वृहद स्तर पे उसका पूरा करना पड़ता है, मतलब रेमेडीज इसको कह सकते हैं आप शुरुआत में। फिर उसके बाद गर्भ विन्यास करते हैं। तो गर्भ अच्छा। विन्यास अपने आप में एक तरह से आप कह सकते हो कि वास्तु की एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है घर बनाने की। और आजकल थोड़ा सा देखिए, जब तक अभी थोड़ा वास्तु का ट्रेंड हुआ पिछले 10, 12, 15 सालों में, तो हमने देखते हैं कि अब बहुत अच्छे से वास्तु के शिलान्यास हो रहे हैं। जी। नहीं तो बीच में एक दौर आया था कि पंडित जी आते थे, एक छोटी सी पूजा कराते थे और शिलान्यास करा के चले जाते थे, कि उसमें वो कुछ ईंटों पे ही कलावा बांध के उन्होंने रख दी, दिया जला दिया, एक कलश रख दिया, गड्ढा करवा दिया। अब लेकिन एक जागृति आई है, मैं कहता हूँ कि पहले भी थी, ऐसा नहीं है, लेकिन बीच में एक थोड़ा सा लोप सा हो गया था। लेकिन अब वास्तुकारों ने, चूंकि अब भवन बनने की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, बिल्कुल सही। कोई भी अगर कष्ट आता है, कोई भी परेशानी आती है, तो आदमी पूरी सावधानी लेके चलना चाहता है। बिल्कुल सही। तो इसलिए जो भी गर्भ विन्यास की जो क्रिया है, वो अगर सावधानी पूर्वक सही तरीके से सही मुहूर्त में कर दी जाए तो आपके बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। मैंने तो अभी मतलब पिछले 2 सालों में अनेक प्रोजेक्ट ऐसे पूरे किए जो 1 साल में बन के तैयार हो गए। अच्छा। हाँ, तो वो सही शिलान्यास होने पर, कि मतलब आपने किसी चीज़ का बीजारोपण सही समय पे सही मुहूर्त में किया, तो उसकी फसल आपकी सही समय पे लग जाएगी। तो जब हम शिलान्यास या कह लीजिए भूमि पूजन करने से पहले, जैसे आपने बताया कि कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, तो वास्तु के परिप्रेक्ष्य में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसमें दोनों ही परिप्रेक्ष्य होंगे, वास्तु का परिप्रेक्ष्य भी होगा, व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य भी होगा। देखिए, व्यवहारिकता भी आपको इसलिए लेके चलनी पड़ेगी क्योंकि देखिए, वास्तु क्या करेगा, जब आपके पास प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें नहीं है या व्यवस्था नहीं है, कुछ कई बार चमत्कारिक परिणाम भी होते हैं, अच्छा। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली आपको चलना पड़ेगा। देखिए, प्रैक्टिकली ये होता है कि आपने भूमि जब चयन करी, तब आपने वास्तु के अनुसार चयन करी हो। पहले सबसे पहला काम ये है, उसमें आपने एनर्जीज को देखा हो, किसी अच्छे वास्तुकार की मदद से आपने भूमि चयन की, उसके आसपास का वातावरण क्या है, क्या उसके उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशाओं का, जो हमने अपने ने एक बार एडजेसेंट वास्तु का भी किया था कि आस पड़ोस का जो वास्तु होता है वो भी आपके ऊपर इफेक्ट डालता है। बिल्कुल सही। तो उस तरह से आपने एक बार प्लॉट का चयन किया। अब आप शिलान्यास करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे फिर ज्योतिष का भी रोल होगा कि कौन से मुहूर्त पे हम करें। बहुत सारे महीने ऐसे होते हैं कि जब हम शिलान्यास मना करते हैं। जी। जैसे अभी आज से लगभग जैसे अभी ये चैत्र माह चल रहा है, अपन लोग ये पॉडकास्ट जो कर रहे हैं, और नवरात्रि लगभग प्रारंभ है। तो नवरात्रि यूँ तो बहुत अच्छे दिन हैं, लेकिन ग्रहारंभ के लिए चैत्र मास को चिंता का कारक माना जाता है। अच्छा। तो इसमें माह का भी रहता है। अब जैसे, लेकिन इसके बाद वैशाख माह आएगा, तो वैशाख मास में अक्षय तृतीया होती है, बहुत अच्छा मुहूर्त होता है, जी। वैशाख मास में करते हैं। श्रावण के शिलान्यास बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। हाँ, तो ऐसे मास देखने पड़ेंगे हमें कि हम कौन से माह में शिलान्यास करने जा रहे हैं। फिर तिथि वार नक्षत्र पंचांग के सहयोग से अपन उसमें एक अच्छा मुहूर्त निकालेंगे। अच्छा। दूसरा, जिस व्यक्ति के लिए घर बन रहा है, उसके घर के मुखिया के लिए उसका कुंडली भी देखेंगे। उसमें चंद्रमा का भी रोल है कि उनका चंद्रमा से 4, 8, 12 की चंद्रमा पड़ने वाली तिथि में हम शिलान्यास नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, तो ये एक बेसिक बात हो गई, तैयारियां हो गई आपके गर्भ विन्यास की। जी। क्योंकि आप एक ऐसी क्रिया करने जा रहे हो जिसको हम 100 साल तक ले जाना चाहते हैं। सही बात है। वर्तमान में हो सकता है लोगों की भावना है कि भाई 50 साल के लिए घर बना रहे हो, लेकिन एक जो पुरानी बात है वो ये मानते हैं कि हम 100 साल के लिए घर बना रहे हैं, हमारी 1, 2, 3 पीढ़ी तक उस घर में निवास कर सकती हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि अब तो घर बनाना और भी महंगा है, तो इसलिए लोग किराए पे भी जाने लगे हैं। लेकिन एक ऐसी बात मानते हैं हम कि ये एक हमारे लिए दीर्घकालिक लंबे समय तक चलने वाला कार्य है, तो उसका बीजारोपण अच्छे मुहूर्त में किया जाए। बिल्कुल सही। उसके अलावा फिर भूमि का सूत्रांकन आदि होता है। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि शिलान्यास कौन सी दिशा में होगा। अच्छा। फिर उसके लिए आप अपने पंडित जी आदि जो भी आपके हैं, जो मंत्रोच्चारण आप कौन सी पद्धति से करते हैं। जैसे वैदिक पद्धति जनरली पूरे भारत में प्रचलित है, फिर भी अपने अपने धर्म के अनुसार लोग करते हैं। कोई अगर जैन धर्म से जैसे हमें, तो हम थोड़ा जैन धर्म का भी उसमें रहता है प्रभाव। अपने गुरु, अपना मंत्र, अपने पूजा पद्धति, अपनी पूजाओं का, जैसे जैन होते हैं तो वो जैन पूजाएं करते हैं, वैष्णव हैं, वैदिक हैं तो वो हिंदू और वैदिक पूजाएं करते हैं, और भी अन्य धर्म के होते हैं तो वो अपने हिसाब से अपनी पूजाएं करते हैं। जी। तो वो पूजा का आपको देखना है आप क्या उसके अंदर लगाने वाले हो। क्योंकि जैसे अगर वास्तु के अनुरूप आप हमसे करवाते हैं शिलान्यास, तो हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं जैसे उसके अंदर। जैसे हम सारी ऑस्पिशियस चीज़ें हो गई, जैसे गोमती चक्र हो गए, गौशाला की मिट्टी हो गई, 16 प्रकार की मिट्टी उसके अंदर हम डालते हैं, अलग अलग श्रेष्ठ नदियों की मिट्टी, वृषकोप मिट्टी, और भौरों की लाई हुई मिट्टी, हाथी के पैर की मिट्टी, राजप्रसाद की मिट्टी,
मतलब जिससे कि मेरा जो भवन है उसके बीच में मैं सारी चीज़ें ऐसी डाल दूं जो मेरे जीवन में सभी प्रकार के सुख हों। उसके अंदर हम अलग अलग वृक्षों के रस, पंच कषाय कहते हैं, अलग अलग पौधों की पत्तियां, जैसे कि पंच पल्लव होते हैं जिसमें पीपल, बरगद, नीम, इन सब के हम वो डालते हैं, सबकी पत्तियां डालते हैं। अशोक वृक्ष की पत्तियां लगाते हैं, बंदरवाल लगाते हैं, बाड़ लगाते हैं। इसके अलावा उसमें तांबे के लोटे घी भर के रखे जाते हैं, जलता हुआ दीपक बंद किया जाता है। और उसके अंदर हम लोग शिलाएं रखते हैं अलग अलग, राम, रीम, रूम, रोम, रहा, मतलब पंच तत्वों की शिलाएं होती हैं। और भी सारे प्रकार के क्रिस्टल्स उसके अंदर, एमेथिस्ट, लैपिस लेजुली, सिट्रीन, जेस्पर, एवेंचरीन, वाइट क्रिस्टल, क्लियर क्वार्ट्ज, पायराइट, ये सारी चीज़ें मतलब डाल के कि मेरे घर का जो एक बीजारोपण जो मैंने किया उसके अंदर सारी चीज़ें हों। वो बीज बड़ा जब होगा तो उसकी सारी ऊर्जाएं पूरे घर में फैलेंगी। इसके अलावा माँ का सोना चांदी आपके घर का, तो माँ की चांदी हम कहते हैं सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होती है, चमत्कारिक होती है वो। तो ये सब चीज़ें, सोना चांदी, भाई आप किस भावना से घर बना रहे हो कि मेरे घर में धन धान्य वृद्धि हो, सुख शांति समृद्धि हो, स्वास्थ्य लाभ हो, सभी प्रकार के मांगलिक कार्य हो। तो एक पूरी समग्र भावनाओं के साथ समस्त मटेरियल को, समस्त, इसके अलावा उसमें एक 16 संस्कार विधि भी कराते हैं। अच्छा। उसमें यह होता है कि घर के सभी अगर उपलब्ध लोग हैं, मेंबर्स हैं, तो सभी को लेके वो सब चीज़ों को पूरी ज़मीन में छिड़काव करते हुए चलते हैं। इसके अलावा भूमि का, और अगर कोई बड़े लेवल पे कराना चाहता है, कराता है, तो हम उसको पूरा भूमि का डिवीज़न करते हैं। मर्म स्थान है उसका मार्क करते हैं, पिशाच भूमि, देव भूमि, मनुष्य भूमि, ब्रह्म भूमि मार्क करेंगे। और उसके हिसाब से उसमें 45 के जो वास्तु के देवता हैं, जो अपन ने एक बार शायद पॉडकास्ट किया था जी, उन देवताओं को मार्क करके उन पे सब पे पूरा उनको सम्मान देते हुए पूरा शिलान्यास में पूरी विधि से भूमि का पहले एक बार में पूरा शोधन कर देंगे। जैसे हालांकि निर्माण कार्य चलते तक हमारा पूरा सुपरविजन रहता है, लेकिन भूमि विन्यास, अगर अपने घर विन्यास आपने सही से किया तो आपकी बहुत सारी आने वाली समस्याओं का निदान पहले ही हो जाता है। तो सर अगर कोई बिना भूमि पूजन के घर बनाना चाहे तो क्या वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है? बिना भूमि पूजन के घर बनाए के भी मैंने केसेस देखे हैं, और ऐसा नहीं है कि लोग बनाते नहीं हैं, बहुत सारे लोग बिना भूमि पूजन के भी घर बना लेते हैं। लेकिन देखिए, हम आस्थावान देश के नागरिक हैं, यहाँ पर हमारे देश में हर चीज़ में एक आस्था लोगों की रहती है, घर बनाने के प्रति भी। और मैं ये मानता हूँ कि देखिए, अगर आपने बिना शिलान्यास के बना लिया, हो सकता है आपके पुण्य के प्रभाव से वो घर श्रेष्ठ बन भी जाए, कोई दिक्कत भी ना आए, फल भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ज्योतिष और वास्तु जो है वो निमित्त शास्त्र है, ये एक संयोग है। हम किसी कार्य को अच्छा करने से पहले अच्छी भावना लेके चलते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को घर बना के देखा भी है कि वो कुछ भी नहीं करते, शायद बेसिक पूजा भी नहीं की होगी, उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जब दुष्परिणाम आते हैं फिर क्या होगा, नकारात्मकता आती है, फिर क्या होगा। कई बार रुके हुए भी देखे हैं कि गलत मुहूर्त में शिलान्यास हो गया, या शिलान्यास किया ही नहीं, मतलब एक फॉर्मेलिटी जैसी कर दी कि नारियल ले आए या पंडित जी को बुला लिया और अपना ढंग से शिलान्यास भी नहीं किया, मकान लिया और तोड़ना बनाना शुरू कर दिया। तो आपके पुण्य के प्रभाव से कई बार हो भी जाता है। लेकिन एक बात मैंने जो व्यक्तिगत तौर पर अनुभव की है, वास्तु एक साइलेंट विद्या है। ऐसा नहीं है कि कोई बोलने बताने तो आ नहीं रहा आपको कि आपने गलत कर दिया, कोई चीख के आपका भवन आपसे ये तो कहेगा नहीं कि आपने गलत कर दिया। आपके जीवन में उस वास्तु के प्रभाव से होने वाली घटनाओं से आपको अनुमान लगाना होगा कि ये घटना कब हुई, उसका समय। लोग कहते हैं ना कि मैं पिछले घर में था तब तक तो बड़ा सुखी था, जब से मैं नए घर में आया हूँ मेरे को बड़ा कष्ट है, या मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या मेरे हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं। तो उसने उस बात को वास्तु से कनेक्ट किया। तो ऐसे ही कोई आपको कहने तो नहीं आ रहा कि तुमने गलत कर दिया, आपको कोई रोकने तो नहीं आएगा, कोई इसका कोई नियम या पैरामीटर नहीं है जी, कोई इसके लिए इन्विजिलेटर नहीं है। सही तो बात है। जिन लोगों ने अगर इस तरह से कर भी दिया है तो उनके जीवन में फिर जिस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो उससे फिर निर्धारित होता है। बाद में फिर वो लोग वास्तु भी बुलाते हैं, पंडित जी भी बुलाते हैं, ज्योतिष भी बुलाते हैं। तो उससे पहले ये है कि आप पहले ही सावधानी पूर्वक अगर करके चलते हैं तो आपको नकारात्मक परिणाम मान लो नहीं भी प्राप्त हो रहे हैं तो सकारात्मक भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं मान लो, तो कम से कम नकारात्मक तो ना हो जी, ये भावना से आपको भूमि शिलान्यास करना चाहिए। तो सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिन्होंने बना बनाया मकान खरीदा और उसको बिल्कुल डिमोलिश करके वो फिर बनाना चाहते हैं, और उन्होंने जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराया उनका मकान उनके नाम पे आया और उन्होंने वो तोड़ फोड़ करके बनाना शुरू कर दिया। तो क्या ये सही है या गलत? नहीं, देखिए, अब आपने जो इसमें क्वेश्चन किया ना, अब इसमें दो क्वेश्चन जुड़ गए आपके। हाँ, देखिए, एक तो होता है कि भाई मैंने प्लॉट खरीदा, खाली भूमि ली और शिलान्यास किया और मकान बनाना शुरू किया। बिल्कुल सही। एक होता है कि मैंने किसी कोई रहते हुए थे उनसे एक मकान खरीदा और फिर उसको तोड़ा पूरा
और फिर उसके बाद दोबारा बनाना शुरू किया, भूमि को दोबारा समतल किया पहले, जी। तो उसमें दो स्थिति होंगी, या तो आप एज इट इज मकान में रेनोवेशन करके जाओगे, एक होगा कि जैसे फ्लैट है कि फ्लैट तो कोई रहता हुआ होगा, आप उसको पूरा तोड़ोगे तो नहीं, ज़्यादा साज सज्जा कर सकते हो, बिल्कुल सही। लेकिन कई बार बने हुए मकानों में कुछ नेगेटिविटी होती है, उस व्यक्ति के सुख दुख जुड़े हुए होते हैं, पहले रहने वाले व्यक्ति की उसकी भावनाएं होती हैं, उस भूमि पर किस तरह के पता नहीं कार्य हो रहे थे, उस घर में किस धर्म को मानने वाले लोग रह रहे थे, या उनकी किस तरह की आदतें थी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि अगर मुस्लिम संप्रदाय के रह रहे हैं, अब उनके यहाँ बकरा आदि त्योहारों पे होता है, तो अब वो सब जो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं, नकारात्मक चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे जीवों की हिंसा होती है, घात होता है, नकारात्मक होती है। जैसे अपन ने एक बार बात की थी, देखिए हॉस्पिटल होता है, इस तरह की जो भूमियाँ होती हैं ये बड़ी नकारात्मक रहती हैं। जी। शमशान भूमि है, अस्पताल की भूमि है, क्योंकि वहाँ पे लोग क्या करने आते हैं, अपने दुख दर्द लेके आते हैं, या अपने कष्ट में आते हैं, पीड़ा में आते हैं, तो उनकी भावनाएं कैसी आती हैं, नकारात्मक। बिल्कुल सही। ऐसे ही अब आप किसी के घर में गए, मान लीजिए वहाँ पे उनके यहाँ कोई कैजुअलिटी हो गई थी, कोई अप्रिय घटना हो गई थी, उसका दुख भोग रहे थे सारे लोग, फिर वो उस घर को छोड़ के चले गए, तो वो उस घर में उस तरह की वाइब्स रह जाती हैं। अच्छा। फिर वो कैजुअलिटी और अप्रिय घटनाएं भी क्यों हुई थी, शायद कोई वास्तु का उसमें इफेक्ट हो। बहुत सारे लोग मुझे ले जाते हैं दिखाने के लिए, पुराना घर जैसे हम गए देखने, तो मैं कहता हूँ इसमें पहले एक क्लीनर पूजा हम जिसको बोलते हैं, वास्तु रजिस्ट्री पूजा भी बोलते हैं, मतलब उसको कहते हैं कि एनर्जी क्लीनर, एनर्जी न्यूट्रलाइजिंग पूजा कह सकते हो आप उसको, कि उसमें जितनी पुरानी एनर्जीज हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश हम करते हैं। उसमें पुराने बसे हुए देवी देवता, उनके पुराने स्वामीगण, उस भूमि के, उस भूमि पे बसे, उस भूमि पर मरे हुए जीवों के अंश कोई हो सकते हैं। इसके अलावा भूमि सर्पों की होती है, सरीसृप। हम और आप तो जमीन पे खड़े होकर चलते हैं, वो लेट के चलते हैं, रेंग के चलते हैं, बिल्कुल तो सही। भूमि उनकी ज़्यादा होती है। इसीलिए आपने देखा शिलान्यास में चांदी के नाग नागिन का जोड़ा डाला बहुत सारे जाता लोग है। लगाते हैं। हाँ जी, क्यों लगाते हैं? क्योंकि भूमि तो उन्हीं लोगों की है। सही बात है। सारे जीवों की, असंख्यात जीव बारिशों में होते हैं। मैं बारिशों में वैसे अवॉइड करता हूँ कच्ची भूमियों पे जाना, लेकिन फिर भी लोग ले जाते हैं, तो देखने में आता है असंख्यात जीव होते हैं। आप हर कदम आपको देख देख के रखना चाहिए। उसमें रेंगने वाले भी कीड़े होते हैं, उड़ने वाले भी होते हैं, सर्प आदि तो रहते ही रहते हैं। तो भूमि उन्हीं लोगों की है, उन्हीं जीवों की है, तो उनके भी अंश होते हैं। जब कोई घर भवन बनता है, तो जब जल का प्रयोग होता है तो असंख्यात जीवों का घात होता है, क्योंकि रोज़ तराई होती है, रोज़ अनछने जल का प्रयोग होता है। पानी में असंख्यात जीव मरते हैं, भरा रहता है गड्ढों में पानी, उसमें भी जीव मरते हैं। हमने तो चूहे हुए पता नहीं क्या क्या मरते हुए देखे हैं, साइटों पे जाते हैं तो पड़े हुए मिलते हैं, वो कहते हैं भैया सफाई कराओ। तो वो सब नकारात्मकता आपके बनते में बात है, बने हुए में भी क्या नकारात्मकता, तो उसकी पहले वो क्लीनिंग कराते हैं, फिर उसको तोड़ने में मुहूर्त उल्टे चलते हैं। अच्छा। जैसे बनाने में हम सारे शुभ देखेंगे ना, तोड़ने में सारे अशुभ देखेंगे। अच्छा। मतलब उसमें देखेंगे कि चौथ, नवी, चतुर्दशी हो, तो ऐसी तिथियां जो खराब मानी जाती हैं। वार ऐसे देखेंगे जैसे रवि, शनि, मंगल, ये क्रूर वार माने जाते हैं, तो ये देखेंगे। ऐसा क्यों? जिससे जल्दी टूटे। तोड़ना है ना किसी चीज को, बिगाड़ने में क्या देर लगती है? अच्छा। बिगाड़ने के लिए क्या चाहिए आपको? बिल्कुल। धारदार से धारदार हथियार चाहिए। तो धारदार दिन देखते हैं कि जो सौम्य दिन देखा जाता है शिलान्यास के लिए, क्रूर दिन देखा जाता है तोड़ने के लिए। अच्छा। उस दिन वो पूजा करा के उनका सबका एक सम्मान जैसा करके उस स्थान के देवताओं का, और वास्तु रजिस्ट्री पूजा करा के चांदी की गैती या चांदी के किसी भी, मतलब एक छोटे छोटे आजकल बने हुए आते हैं, आप देखेंगे तो उनमें पूरा बिल्डिंग मटेरियल का जैसे होता है ना, फावड़ा, गैती, ये सब चीज़ें चांदी की बनी आती हैं। तो चांदी की गैती एक लगवा के उसको तोड़ने का मतलब उसका एक विसर्जन कर दिया। जो बना हुआ भवन था जिसमें लोग रह रहे थे या जो था, तो उसके जो भी देवी देवता आदि थे, तो उसका एक विसर्जन कर दिया। जैसे किसी चीज़ की प्रतिष्ठा की जाती है ना, तो ऐसे ही किसी चीज़ का विसर्जन किया जाता है कि भाई अब हमने ये भवन को विसर्जित कर दिया। अच्छा। हाँ, फिर उसको गैती लगाते हैं, फिर उसमें से एक दो ईंटें निकलवा देते हैं। तोड़ने का काम सबसे पहले ईशान कोण से शुरू कराते हैं। बनाने का काम जैसे अग्नि से और नैऋत्य से, दक्षिण दिशा से मतलब किया जाता है। बहुत सारी जगहों पे अग्नि से करते हैं, बहुत सारी जगह पे नैऋत्य से करते हैं बनाने का। लेकिन तोड़ने का कार्य जो हम लोग शुरू कराते हैं, ईशान को पहले, ईशान हल्का करेंगे, वहाँ से उत्तरोत्तर हल्का करते जाते हैं। अच्छा। फिर वो जब टूट जाएगा तो फिर उसके बाद फिर उसका अच्छा मुहूर्त देख के फिर शिलान्यास करेंगे, उसकी शुद्धि करेंगे। शुद्धि के लिए फिर हम बहुत सारी चीज़ें, मटेरियल जैसे मैंने आपको बताया, इसके अलावा शुरुआती फेज़ में चूना, भूमि का कैल्सिफिकेशन करने के लिए, उसकी मिट्टी की केमिस्ट्री चेंज करने के लिए चूना डलवाते हैं, सफ़ेदी। तो ये सब काम करने के बाद फिर आपका भवन शुद्ध हुआ। अब शुद्ध भवन में ही तो शिलान्यास करोगे, शुद्ध भूमि पे। अशुद्ध भूमि पे थोड़ी शिलान्यास करोगे। सही बात। भाई अगर आप किसी भूमि पे पहुंचे और आपने देखा कि अड़ोसी पड़ोसी ने खत्ता डाल दिया है,
तो वास पे शिलान्यास थोड़ी कर दोगे, पहले आप उसकी सफाई कराओगे, क्लीन कराओगे, उसमें छिड़काव आदि कराओगे जिससे कि भूमि में सुगंध आए। मिट्टी में देखिए सब कुछ होता है, स्वाद भी होता है, सुगंध भी होती है, उसका वर्ण भी होता है, तभी जब बारिश आती है तो मिट्टी की खुशबू ही खुशबू अलग आती होती है। है। तो वो अच्छी खुशबू का प्रतीक, जो चीज़ हमारे सेंसेस को अच्छी लग रही है वो हमारे वास्तु को अच्छी लग रही है। अच्छा। क्यों? अच्छी खुशबू आ रही है तो आपकी इंद्रियां खुश हो रही है, नाक खुश हो रही है, आपको कोई देखने में चीज़ अच्छी लग रही है, हरियाली होती है बारिशों के दिनों में, कितना अच्छा लगता है, बिल्कुल। आंखों को ठंडक मिलती है। जो चीज़ हमारी इंद्रियों को अच्छी नहीं लग रही है वो वास्तु के विपरीत है। जो चीज़ इंद्रियों को अच्छी लग रही है, कर्कश आवाज़ आ रही है, कर्कश ध्वनि आ रही है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और सुरीली आवाज़ आ रही है, शंख ध्वनि आ रही है, कोयल बोलती है वो आवाज़ आ रही है, पक्षियों की आवाज़ आ रही है, मंदिर के घंटी बजने की आवाज़ आ रही है, तो ये सब जो है तो ये आपको कानों को अच्छी लगती है। मधुर संगीत सुनने को मिल रहा है आपको। बिल्कुल सही। कई बार ऐसा हुआ कि जैसे हम कोई पूजा करना शुरू किया हमने और शंख ध्वनि आ गई, बाहर से गाय के रंभाने की आवाज़ आ गई या कोई घंटी बजने की आवाज़ आ गई। जैसे एक जगह मैं पूजा करा रहा था तो पूजा कराते कराते एकदम से पड़ोसी उनके पूजा कर रहे होंगे तो उन्होंने अपने घर में घंटी बजाई, शंख भी बजा दिया। तो मैंने उनसे कहा कि देखो भैया तुम्हारी पूजा सफल हो गई, लगभग संकेत अच्छे हैं, निमित्त अच्छे हैं कि हमने पूजा करना शुरू किया और शंख ध्वनि हो गई। तो शंखनाद हो गया ना किसी चीज़ का। कहते हैं किसी चीज़ को शुरुआत करनी हो तो उसका आप शंखनाद कर दो। तो ये निमित्त शास्त्र भी उसमें रहता है कि भूमि जब हम शिलान्यास करने जा रहे हैं तो हमें क्या संकेत मिल रहे हैं। जैसे एक बार मेरे साथ हुआ था कि जैसे ही हम शिलान्यास करना शुरू, बहुत तेज आंधी आई तो एक नकारात्मक भाव रहा, तो उसके लिए फिर जाप अनुष्ठान आदि कराए। लेकिन ये है कि वो एक संकेत हो गया कि ये बहुत अच्छा होने वाला नहीं है। सारे दिए बुझ गए भाई, जैसे शिलान्यास करने वाले थे, पूरी पूजा करके जैसी शिला रखने के लिए नीचे उतरे, आंधी आ गई, पानी भी आने का था संभावना, तो जल्दी जल्दी कर रहे थे लेकिन आंधी इतनी तेज थी कि सारे तो धूल उड़ गई और सारे दिए बुझ गए। तो अब इसको किसी के भाग्य प्रारब्ध भी आपका उसमें, हम तो निमित्त है, वास्तु ज्योतिष केवल निमित्त है। सही बात है। होए वही जो राम रचिरा का। सही बात। तो जो आपके प्रारब्ध में वो होगा, लेकिन उसको हम अच्छा करने का प्रयास करने का भावना से हम पूजा पाठ वास्तु ज्योतिष करते हैं। यही भाव करते हैं कि भगवान हमारा प्रारब्ध में से हमें हमारा अच्छा प्राप्त हो, बुरा जो है खराब जो है वो हम पीछे आगे भविष्य में डेफर कर देते हैं, भोग लेंगे बाद में। ये भावना से शिलान्यास करते हैं। तो सर ज़मीन खरीदते हुए उसकी हिस्ट्री जानना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? हाँ, मैंने आपको अभी ये बताया ना कि देखिए किसी भूमि पर क्या कार्य हो रहा था पहले, जिस पे आप घर बनाने जा रहे हो या व्यवसाय हेतु बनाने जा रहे हो। अब अगर मान लीजिए वहाँ पे ईंटों का भट्टा था, तो भट्टा मतलब भट्टी में क्या होता है, भट्टे में राख निकलती है। राख क्या होती है? अनुपजाऊ होती है। राख में उसकी उर्वरक क्षमता मिट्टी की खत्म हो जाती है। अच्छा। तो वो नेगेटिव हो जाती है। फिर असंख्यात जीवों का घात होता है, असंख्यात भट्टी चलती है रात दिन। उस तरह की जो भूमियाँ होती हैं तो उस पर आपको घर नहीं बनाना चाहिए जिस पे कि कोई ऐसे हिंसा के कार्य हुए हों, जिस पे रुदन आदि कभी होता हो, जैसे अस्पताल है, थाने हैं, इन सब चीज़ों में वहाँ पे क्या क्रूर कर्म होता है, छेदन भेदन क्रूर कर्म, रुदन, हिंसक कार्य जहाँ होते हैं, तो ऐसी जगहों पे नहीं घर बनाना चाहिए। तो आपको उसकी पहले हिस्ट्री जानना पड़ेगी, उस सही भूमि बात पे है। क्या कर होता था, रहने वाला व्यक्ति किस तरह का था, किस तरह के नेचर का था, तो उससे आपको पता चल जाता है। और नहीं तो फिर भूमि शुद्धि करके सब कुछ करना पड़ता है। फिर भी कई बार भूमि बहुत खतरनाक होती है, और उसमें खतरनाक क्या होती है कि नकारात्मकता उसमें घर कर चुकी होती है, वास कर चुकी होती है। तब भी फिर हम कहते हैं कि भाई आप कम से कम 4 फीट मिट्टी निकलवा के फेंकवा दीजिए, तो उसके नीचे की जो भी नकारात्मकता है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। क्योंकि 4 फुट 5 फुट मिट्टी हाइट, मतलब व्यक्ति के खुद के लगभग 5-6 फुट के व्यक्ति होते हैं भारत में, तो 6 फुट तक की मिट्टी की हाइट तक के नीचे की मिट्टी, शुद्ध मिट्टी, नई खेत की मिट्टी, या उसको शुद्ध करके उसका पूरा कैल्सिफिकेशन करके, पूरा उसके अंदर सल्फर आदि, गंधक जिसको बोलते हैं, गंधक है, नमक है, चूना है, हल्दी है, ये सब चीज़ें भरवा के उसकी एनर्जी को बढ़ा के, पारा है, ये सब चीज़ें हम लोग डलवाते हैं। तो उससे क्या एनर्जी एकदम बूस्टअप हो जाती है, भूमि की मिट्टी शुद्ध हो जाती है। फाउंडेशन डिगिंग की स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी होनी चाहिए या कब होनी चाहिए, जिसे हम नींव खुदाई भी कहते हैं? देखिए साहब, शिलान्यास का जो खोदने का होता है उसका एक तरीका होता है, उसमें हम सूर्य की राशि के अनुसार शिलान्यास कराया जाता है। अच्छा। 2 मत इसमें देखने में मिलते हैं। पूरे भारत में एक प्रचलित मत ये है कि आप कुछ मत देखिए, आप केवल ईशान कोण पे गड्ढा करके शिलान्यास करिए। और ये मत भी गलत नहीं है, मैंने इसके कभी दुष्परिणाम नहीं देखे हैं। पूरे भारत में मैंने ऐसा होते देखा है।
और वैष्णव संप्रदाय में तो मतलब वैदिक में अगर आप किसी भी पंडित जी पे जाएंगे तो ज़्यादातर पंडित जी लोग ये कहते हैं कि ईशान कोण पे आप गड्ढा करा दीजिए और उसमें ही हम सारी पूजा वूजा का सामान जो भी है रखेंगे। लेकिन जो मेरे गुरु ने पढ़ाया और जो वास्तु का जो एक विधान है उसके हिसाब से सूर्य की गति के अनुसार शिलान्यास होता है। तो सूर्य जब 5, 6, 7 राशियों में मतलब कि सिंह, कन्या और तुला राशियों में होते हैं तो अग्नि दिशा में शिलान्यास किया जाता है। अच्छा। हाँ, और इसमें भी उसके बाद इसी तरह से फिर सिंह, कन्या, तुला के बाद आएंगे वृश्चिक, धनु और मकर, इनका होगा तो इसको शिलान्यास ईशान कोण में। फिर उसके बाद में इसी तरह से हम चलते जाएंगे। इसके बाद अगली जो 3 राशियों में जब सूर्यदेव होंगे तो आपका वायव्य में, और जब लास्ट की जो 3 राशियां बची हैं आपकी, जिसमें कि आपके हो गए वृषभ राशि, मिथुन और कर्क राशि में जब सूर्यदेव होंगे तो आपका नैऋत्य कोण में शिलान्यास किया जाता है। इसी क्रम से शिलान्यास किया जाता है और 12 महीने यही रहता है। इसका एक जो सेटअप बना कि हर 3-3 महीने में शिलान्यास की आपकी दिशा बदल जाती है। अच्छा। हाँ, जैसे कि सूर्य मकर राशि में आते हैं जनवरी में, तो अब आप मकर में देखेंगे तो आपका शिलान्यास होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो लगभग जनवरी में आपका शिलान्यास होगा ईशान कोण में। तो उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो ऐसे हर 3-3 महीने में आपका बदलता जाएगा। अच्छा। इसके अलावा मंदिर आदि के लिए थोड़ा अलग होता है, उसमें खात कोण का एक पूरा चार्ट होता है, उसको देखना चाहिए, पंडित जी लोग निकालते हैं। लेकिन अगर आप सूर्य की गति से शिलान्यास करते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है। बाकी ईशान कोण पे भी गड्ढा करके शिलान्यास के मैंने लोगों को देखा है और इसमें 2 मत मेरे को पूरे भारत में देखने को मिलते हैं। तो क्या सर हर घर के लिए ये रिचुअल सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? नहीं, देखिए, देवालय के लिए अलग होता है अच्छा। और घर के लिए अलग होता है और व्यापार व्यवसाय के लिए भी घर वाला ही होता है। मनुष्य के लिए जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, लेकिन हालांकि मंदिर थोड़ा सा उसमें भगवान का रहता है तो उसके लिए उसमें मतलब एक्चुअली इसमें राहु का स्थान का रहता है कि राहु कौन से स्थानों को कवर कर रहे हैं, तो राहु को बचा के हम शिलान्यास करते हैं। इसके अलावा जो कुएं आदि होते हैं ना, इनके लिए अलग से देखना पड़ता है, जो जल के स्रोत होते हैं निकालने के लिए। तो हर चीज़ का थोड़ा सा अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक जनरलाइज टर्म्स में देखेंगे तो घर का और व्यावसायिक भवन का आपका एक सा होगा शिलान्यास का तरीका। और सबसे अच्छा, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ पाता है, आपको कोई नहीं समझ में आ रहा, तो आप ईशान कोण में गड्ढा करिए और वहाँ पर आप अपना अच्छे मुहूर्त में शिलान्यास कर सकते हैं। भूमि शिलान्यास करते समय लोग मोस्टली कॉमन मिस्टेक्स ऐसी कौन सी कर देते हैं? देखिए, शिलान्यास करते समय बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो बहुत सारी चीज़ें मैं कहता हूँ आज के समय में प्रचलित में नहीं है, लोग भूल गए हैं, या जानकारी का अभाव कह सकते हैं, या फिर समय के हिसाब से उनका लोप हो गया है। देखिए, एक होता है गड्ढा करना, जैसे आपने कहा कि गड्ढा कहाँ करना चाहिए, अब आपने ये नहीं पूछा गड्ढा कब करना चाहिए। अच्छा। अगर आपको आज शिलान्यास करना है तो अब आज तो गड्ढा करोगे नहीं, अब आप पहले गड्ढा करोगे, क्योंकि प्रिपरेशन तो पहले ही होगी। चलिए, अगर आपने आज भी गड्ढा किया तो भी आपके लिए विरोधाभास होगा, क्योंकि आप तो अच्छे मुहूर्त में शिलान्यास करोगे। नक्षत्रों का वर्गीकरण उनके मुख के आधार पर भी किया जाता है। कुछ नक्षत्र ऊर्ध्वमुखी होते हैं, कुछ नक्षत्र अधोमुखी होते हैं। तो जब हमें गहरे गड्ढे वाले काम करने हैं, कुआं, जल, बावड़ी, इस तरह की चीज़ें खोदनी है या गड्ढे खोदने हैं, तो हमें अधोमुख नक्षत्र चाहिए होता है। तो हमेशा एक ऊर्ध्वमुख नक्षत्र के कुछ दिन पहले, 1, 2, 3 दिन पहले तक आपको अधोमुख नक्षत्र मिलता है। तो हम शिलान्यास से पहले उनको गड्ढा खोदने का भी मुहूर्त एक देते हैं। अधोमुख नक्षत्र में गड्ढा करना चाहिए। तो शिलान्यास का गड्ढा करने का, अब आपने कहा शिलान्यास तो करने जा रहे हैं, अब आपने गड्ढा कर दिया गलत दिन में, तो आपका शिलान्यास का पहला स्टेप आपका गलत हो गया। मुहूर्त आपका गड्ढा खोदने से शुरू हो गया। एक काम तो ये हुआ। दूसरा, शिलान्यास के मुहूर्त नहीं देखते लोग, बहुत से लोग नहीं देखते, या कुंडली नहीं देखते। पंडित जी से मुहूर्त पूछा, डेट पूछ ली, अपनी कुंडली नहीं दिखाई, वो काम गलत हो गया। तीसरा, इसमें एक साथ एक चीज़ और भी होती है कि मुहूर्त कभी खाली हाथ नहीं लेके जाते। खाली हाथ का मतलब भी पैसे से नहीं है कि आप गए हो पंडित जी को 50-100 दिया है या 1151 दिया है, वो नहीं। फल लेके जाना चाहिए। कोई श्रीफल हमेशा लेके जाएं शिलान्यास के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए मुहूर्त लेने जाएं तो कोई फल हो, चाहे वो श्रीफल हो, चाहे वो सेब, संतरा, अनार, कुछ भी ऐसा फल या मिष्ठान कुछ, तो खाली हाथ ना जाएं। तो ये भी एक निमित्त है, मतलब छोटी छोटी बातों से शुरू होता है चीज़ें। अच्छा। हाँ, तो आपका देखिए मुहूर्त कब करना है, कैसे करना है और कहाँ करना है। तो कहाँ करने का आपका क्वेश्चन हो गया, कब करना है, कैसे करने के लिए मुहूर्त भी आपको हो गया, कब हो गया। अब आपको शिलान्यास में शिला जो रख रहे हैं, प्रथम शिला जो रख रहे हैं, वो शिला आपको हमेशा चंद्र स्वर में रखनी है।
आपने पूरा अच्छा किया, मुहूर्त अच्छा किया, सब कुछ किया, लेकिन आपने गलत स्वर में शिला रख दी, तो भी आपके जीवन में वो शिलान्यास सफलता का पूर्वक आपको परिणाम नहीं दे पाएगा। तो चंद्र स्वर में हमेशा, और उसमें भी जल और पृथ्वी तत्व में, हालांकि ये हर किसी के लिए देखना संभव नहीं है, फिर भी आप अगर चंद्र स्वर देख के भी शिलान्यास करते हैं तो आपका घर स्थिर कार्य है। चूंकि ये शिलान्यास घर बनाया जा रहा है, घर एक स्थिर कार्य है कि जो मेरे जीवन में दीर्घकालिक तक मेरे लिए मंगलकारी हो, ये भूमि भवन मेरे लिए सुख शांति समृद्धिदायक हो, इस भावना से जब आप रखते हैं तो चंद्र स्वर के अंदर, इसीलिए पहले पूजा कराते हैं, क्योंकि पूजा करने के बाद चंद्र स्वर ऑटोमेटिक आ जाता है, आपका मन शांत हो जाता है। मन शांत होता तो आपका शरीर की इंद्रियां शांत हो जाती हैं, तो आपका चंद्र स्वर चल जाता है। तो चंद्र स्वर में अच्छे मन से इनहेल करते हुए सगुण में शिलान्यास रखें, शिलान्यास करें। और भी सावधानियां बहुत सारी हैं कि भाई कोई जीवों का घात ना हो, जिस जगह पे आप शिलान्यास कर रहे हैं वहाँ पे कोई टॉयलेट आदि ना बने। फिर भी हम कहते हैं कई बार 5 फुट नीचे कर दो आप, तो फिर ऊपर कुछ भी आए तो उसका उतना महत्व नहीं होता, लेकिन फिर भी शिलान्यास ऐसी जगह करो कि कोई कल को उस पर टॉयलेट आदि ना बन जाए। और मांगलिक चिन्ह उसके अंदर आप रख सकते हैं, कोई भी उसके अंदर गंदी चीज़, मल धातु आदि ना डालें, लोहा आदि बिल्कुल प्रयोग ना करें। इतना सब भी अगर आप करके कर लेते हैं शिलान्यास, बाजार की गंदी चीज़ों का प्रयोग ना करें, शुद्ध घी शुद्ध चीज़ों का प्रयोग करें, सोना चांदी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं, अच्छे मंत्रोच्चारण, हवन आदि क्रियाएं जो सब कर सकते हैं, तो अगर इतना करके भी अगर आप कर पाते हैं तो आपका शिलान्यास आपके लिए फलदायक होगा, वो भवन फलदायक होगा। तो सर, अगर किसी ने घर बिना वास्तु की प्रिपरेशन के अगर बना लिया तो क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है? जब बहुत सारे केसेस में हमने ऐसा किया है कि जब कभी मैं जैसे देखता हूँ कि लोगों ने बिना शिलान्यास के या बिना विधि विधान के कर दिया, लेकिन ये पता कब चलता है? जी। देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो फिर क्या दिक्कत है, मत करिए। लेकिन अगर आपके घर में प्रॉब्लम आ गई और आपके मन में वहम आ चुका है, तो फिर हम उसमें फिर एक विधि विधान से अच्छे मुहूर्त में एक शिलान्यास दोबारा कराते हैं। या फिर कई बार हमने उसमें ब्रह्म नाभि बना के भी, मतलब कि इसका जो नाभि स्थान होता है, क्योंकि देखिए गर्भ विन्यास तो फिर कॉर्नर्स पे कॉलम वॉलम क्रिएट हो जाते हैं, चीज़ें बन जाती हैं जी। फिर भी तो हम ये करते हैं कि हम एक ब्रह्म नाभि स्थापना उसकी करते हैं, उसमें ब्रह्म स्थान पर पूरा रेमेडीज़ करते हैं, उसमें पिरामिड्स आदि भी लगाए जाते हैं, क्रिस्टल आदि भर के, और पूरा विधि विधान से उसमें ऊर्जा के पाठ, जाप और मिनरल्स आदि सब डाल के पूरा एक विधि विधान से दोबारा अच्छे मुहूर्त में एक शिलान्यास दोबारा से कर देते हैं, गर्भ विन्यास दोबारा कर देते हैं, तो वो भी अच्छे परिणाम देने लगता है। तो सर, कंस्ट्रक्शन करते हुए, किसी मकान का निर्माण करते हुए भी अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं, बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो इनको हैंडल कैसे किया जाए? देखिए, अगर आपने गलत मुहूर्त में शिलान्यास कर दिया होगा या गलत स्वर से कर दिया या उस समय पे कोई गलती हो गई है, तो आपको निर्माण में दिक्कत आती है। अच्छा। इसके अलावा शिलान्यास के अलावा भी अगर आपने सब कुछ अच्छे से किया है, सब कुछ, फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब कोई एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा, मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा कि गलत जगह पे गड्ढे खुद जाते हैं, उसकी वजह से दिक्कत आ जाती है। जैसे कि साउथ वेस्ट में गड्ढा हो गया, साउथ में हो गया गड्ढा। अब कई बार किसी की बहुत मजबूरी हो जाती है कि मेरे को वहीं पे करना है, जैसे लिफ्ट का गड्ढा आ रहा है, हाँ। कई बार उनकी मजबूरी है कि साउथ में ही लिफ्ट आ सकती है, तो फिर हम रेमेडी पे भी जाते हैं, रेमेडी कराते भी हैं। और कई बार जो एक साइट्स पे मैंने देखा कि पानी भर लेते हैं लोग, लिफ्ट का गड्ढा बनाया, उसमें पानी भर दिया और उसी पानी को निर्माण में प्रयोग भी कर रहे हैं, या किसी और चीज़ के लिए, पानी के लिए, केवल पानी स्टोरेज के लिए गड्ढा बना लिया है, वो भी गलत जगह हो गया। तो इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उन सब चीज़ों को, प्रॉब्लम्स के लिए फिर हम जाते हैं साइट्स पे, उन पर सारी चीज़ें चेक करते हैं, स्लोप चेक करना पड़ता है। अगर स्लोप भी उल्टा होता है ना कई बार, तो भी आपका भाव बदल जाता है। अच्छा। हाँ, अगर आपने देखा कि आपकी भूमि पे पश्चिम दिशा में ढाल है या दक्षिण दिशा में ढाल है, तो आपका भाव बदल जाएगा, आपको बनाने का मन ही नहीं करेगा। बिल्कुल सही। या आपके फाइनेंशियल क्रंच हो जाएंगे, तो आप सोचोगे अब पैसा नहीं है तो कैसे करें। कोई कहता है, आपने सुना होगा कि मैंने जब बनाना शुरू किया तो मेरी जेब में 10 रुपए भी नहीं थे। हाँ। लोग कहते हैं ना, और फिर पता नहीं कैसे बनता चला गया। सही प्रभु बात की है। कैसे, तो कहीं ना कहीं उसमें वास्तु का भी रोल होता है। अच्छा। हाँ, और मैं जो शुरुआत में आपको बोल रहा था ना कि सावधानियां क्या रखनी चाहिए, प्रॉपर कैलकुलेशंस भी करनी चाहिए। होता क्या है कि वर्तमान में देखिए, घर और शादी ऐसी चीज़ है कि यहाँ भारत में लोग अनलिमिटेड पैसा खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इंटीरियर में भी अनलिमिटेड हो जाता है, और शादी ब्याह में तो आप देख ही रहे हो, कोई लिमिट नहीं है। बिल्कुल सही। तो आप बजट लेके चले थे 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, और आपका खर्चा हो रहा है उससे डबल। हाँ। उसमें वास्तु क्या करेगा? तो बहुत सारी जगहों पे हमने ये भी देखा कि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग शुरू में लेके चलते हो तो आपका निर्माण कार्य जल्दी होता है। शिलान्यास तो आपने ठीक कर लिया, लेकिन आपकी डिसीजन आपका सही नहीं है। आप हर चीज़ में बहुत सोच विचार कर रहे हो। प्लानिंग पहले पेपर पे आर्किटेक्ट के साथ, अपने इंटीरियर इंजीनियर के साथ बैठ के पूरी करिए,
वास्तु सम्मत बनाइए, वास्तुकार को साथ में लेके चलिए शिलान्यास के टाइम से ही, भूमि चयन से लेके गृह प्रवेश तक आप वास्तुकार को अपने साथ लेके चलिए। आपका वास्तु सम्मत घर आपका बनेगा और आपको शीघ्रता से बनेगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे जानकर, और बहुत अलग कंसेप्ट के बारे में आज हमने समझा कि घर बनाना सिर्फ ये नहीं होता कि कंस्ट्रक्शन करा और शुरू कर दिया, उसके पहले भी हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। हाँ, बहुत सारी सावधानियों को आपको ध्यान रखना चाहिए। जी, ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जहां हमें ऐसे ही डिस्कस करके हमारी ऑडियंस तक हमें बहुत सारी नॉलेज को पहुंचाना है। बिल्कुल। और अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए लेके आ पाएँ। और साथ में ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोबारा से बोलती हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।